घनिष्ठ संबंध बनाया जैसे वो सदियों से बिछड़े प्रेमी हों। गौरांग अपनी अभेद्य रक्षा शक्ति के कारण हर बार मार खाने और गिरने के बावजूद और शक्तिशाली हो जाता। वहीं तिमरा हर बार अपने ताकतवर हमलों के साथ और अधिक शक्तिशाली बन रही थी। एक मार खाने और दूसरा मारने पर शक्तिशाली बनता था। ये वास्तव में थोड़ी अजीब शक्ति थी। तभी प्रांगण के पिछले हिस्से का दरवाजा खुला। अश्वघोष, बलभद्र और उनके साथ का तीसरा बुजुर्ग भीतर आए। उन्हें देखते ही आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं और मेघना गुस्से से बोली, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। बलभद्र तुरंत आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगते हुए बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यंग मास्टर। क्या आप हमें एक और मौका देंगे? हम अपनी पूरी निष्ठा और लगन से शिवगिरी संघ के लिए काम करेंगे। अब हमसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अश्वघोष ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, यंग मास्टर कृपया इस बार हमें माफ कर दीजिए। तीसरे बुजुर्ग ने भी कहा, यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए। उनकी आवाज़ों में डर और पश्चाताप साफ साफ झलक रहा था। लेकिन आर्यन ने उनकी गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया और मेघना की ओर नजर घुमाई। मेघना ने कहा, इस मामले की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो तुम ही इसे देखो। आर्यन ने मेघना की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह शिवगिरी संघ का अपना मामला है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बलभद्र एकदम हैरान हो गया। उसने तुरंत मेघना की ओर देखा और बोला, मेघना हमसे गलती हो गई, कृपया हमें इस बार माफ कर दो। अब हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। इस समय शिवगिरी संघ को बड़ी मात्रा में लोगों की जरूरत थी। 9 प्रमुख व्यापार संघों के अध्यक्षों का वध हो चुका था, उनके खजाने लूट लिए गए थे और उनके व्यापार पूरी तरह से डगमगा चुके थे। जल्द ही शिवगिरी संघ सभी व्यापारों को निगलने वाला था। ऐसे में मेघना को मदद की जरूरत थी। आर्यन ने हल्के से कहा, दीदी क्यों ना इन्हें एक मौका दे दिया जाए। आर्यन ने मेघना के दिल की बात कह दी। उसने मन ही मन उसका शुक्रिया अदा किया और बलभद्र और बाकी लोगों से कहा, तुम लोगों ने सुना ना, मैं तुम्हें एक मौका दे तो रही हूँ, लेकिन अगर फिर से ऐसी गलती हुई तो अंजाम जानते हो। बलभद्र और अन्य दोनों ने भावुक होकर कहा, धन्यवाद यंग मास्टर। धन्यवाद मेघना, अब हम कभी गलती नहीं करेंगे। मेघना ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ पर अपनी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। आज से तुम लोग शिवगिरी वासिका में काम करोगे और तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर तुम्हारी पदोन्नति होगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सीधे शिवगिरी वासिका की ओर भाग गए और चिल्लाने लगे, आओ मेहमानों, स्वागत है। इसके बाद मेघना हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन के पास आए और बोली, शुक्रिया आर्यन। आर्यन ने कहा, दीदी इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मेघना ने तुरंत एक और बात छेड़ते हुए कहा, कल शाम को मास्टर शिल्पेश्वर यहाँ आए थे। क्योंकि तुम आराम कर रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन आज वह फिर आए हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? आर्यन की आंखों में एक चमक आई। वो प्राचीन कुल्हाड़ी देने आए होंगे। उसने तुरंत कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। अभी मेघना मास्टर शिल्पेश्वर को बुलाने जाने ही वाली थी कि मास्टर शिल्पेश्वर खुद ही तेजी से पीछे के आंगन में आ गए। बलभद्र उन्हें रोक नहीं सका। मास्टर शिल्पेश्वर जोर से बोले, जब तक मैं आर्यन से नहीं मिलूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। पिछली पूरी रात जागकर वो फैंटम आर्मर पर अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वो जितना उसे समझने की कोशिश कर रहे थे उतना ही उलझते जा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह कवच कैसे तैयार किया गया है। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, मास्टर शिल्पेश्वर। जैसे ही मास्टर शिल्पेश्वर ने आर्यन को देखा, उन्होंने बलभद्र की रोक-टोक को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आर्यन के सामने जाकर बोले, तुम कवच को अपनी दिमागी शक्ति से कैसे नियंत्रित करते हो? उन्होंने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे सवाल पूछ लिया। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप जानना चाहते हैं? मास्टर शिल्पेश्वर बोले, पिछले पूरी रात से ये सवाल मेरे सिर पर मंडरा रहा है। मैंने इसे समझने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी समझ नहीं पाया। तुमने ये कैसे किया? आर्यन ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे अपना गुरु मानिए। तुरंत आर्यन के सामने जमीन पर धप की आवाज के साथ मास्टर शिल्पेश्वर घुटनों के बल गिर गए। वह बिना कुछ सोचे समझे झुककर आर्यन को प्रणाम करते हुए बोले, ये शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। आर्यन चौंक गया। उसने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन मास्टर शिल्पेश्वर ने इसे दिल पर ले लिया। वो पहले कई बार युद्धकला के दीवानों को देख चुका था, लेकिन इस स्तर का पागलपन जो शिल्पकला को लेकर हो, ये पहली बार था। आर्यन ने तुरंत मास्टर शिल्पेश्वर को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, मास्टर मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। मास्टर शिल्पेश्वर वहीं घुटनों के बल बैठे रहे और बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आज आपको अपना गुरु मानने के लिए आया हूँ। अगर आप मना करेंगे तो मैं उठूंगा नहीं। आर्यन स्तब्ध रह गया। बगल में खड़ी वेदिका और तिमरा भी हक्की बक्की रह गईं। सप्तचक्र महाविद्यालय के एक वरिष्ठ मास्टर, जिनका रुतबा आकाश छूता था, वो इस तरह आर्यन के चरणों में झुक गए। ये दृश्य वाकई अविश्वसनीय था। आर्यन ने कहा, मैं आपके गुरु बनने के लायक नहीं हूँ, कृपया उठ जाए।
मास्टर शिल्पेश्वर बोले, आप चाहे जो कहें, परंतु अगर आप मुझे अपना शिष्य नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, और अगर आप मुझे अपना शिष्य नहीं मानेंगे तो क्या आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिससे आपने उस कवच को तैयार किया है। ये कहते हुए उनकी आंखें लगभग भर आईं। पिछली पूरी रात उन्होंने उस कवच पर शोध किया था, चाहे निर्माण की विधि हो, उसकी सतह का स्वरूप हो, या सबसे महत्वपूर्ण बात इच्छा शक्ति का उपयोग। उन्होंने सब कुछ परख लिया था, लेकिन परिणाम समझ नहीं आ रहे थे। कितनी ही कोशिशों के बावजूद भी वो इसे नहीं समझ पाए, और जब कुछ समझ ना आए तो मन विचलित होने लगता है। उनकी यही हालत थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अब तो उठ जाए। मास्टर शिल्पेश्वर ने गंभीरता से कहा, यह बात आपने खुद कही है, सबने सुना है, अब पलटने की कोशिश मत करना। आर्यन ने खुद को असहाय महसूस किया। जैसे ही मास्टर शिल्पेश्वर उठे, उन्होंने तुरंत पूछा, गुरुजी, आपने ये कैसे किया? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये कवच मैंने तैयार नहीं किया, लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं उनका जवाब मुझे पता है। मास्टर शिल्पेश्वर की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। आर्यन ने कहा, मैं आपको सब सिखा सकता हूं, पर आपको मेरी मदद करनी होगी। सही कहूं तो आपको शिवगिरी संघ की मदद करनी होगी इन्फर्नो दैत्य और फैंटम आर्मर बनाने में। मास्टर शिल्पेश्वर ने बिना एक पल गंवाए कहा, मुझे मंजूर है। आर्यन मुस्कुराया, उसे भी एक सहायक की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने मास्टर शिल्पेश्वर को इन्फर्नो दैत्य और फैंटम आर्मर तैयार करने की कला सिखाई। मास्टर शिल्पेश्वर का जुनून देखने लायक था। उनकी प्रतिभा अचंभित कर देने वाली थी। जो बात आर्यन एक बार समझा देता, उसे मास्टर शिल्पेश्वर तुरंत समझ लेते। सिर्फ 3 दिनों के भीतर उन्होंने इन्फर्नो दैत्य को पूरी तरह से समझ लिया। आर्यन ने कहा, पहले 100 इन्फर्नो दैत्य तैयार करो, उसके बाद मैं आपको फैंटम आर्मर बनाना सिखाऊंगा। मास्टर शिल्पेश्वर ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, शिष्य आज्ञा का पालन करेगा। अब वो आर्यन को सच में अपना गुरु मान चुके थे। सप्तचक्र महाविद्यालय के वरिष्ठ मास्टर होने के बावजूद उनके बर्ताव में घमंड की कोई झलक नहीं थी। उनके दिल में आर्यन के लिए केवल सम्मान और समर्पण था। इसके अलावा आपको अच्छे से खाना खाना होगा, नहीं तो मैं आपको फैंटम आर्मर नहीं सिखाऊंगा, आर्यन ने चेतावनी देते हुए कहा। क्योंकि उसे डर था कि मास्टर शिल्पेश्वर इसे जल्दी सीखने के चक्कर में पागलों की तरह काम करेंगे और जल्द ही 100 इन्फर्नो दैत्य बना देंगे, और आर्यन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपना काम जल्दी खत्म करें। उन्हें फैंटम आर्मर सिखाने में समय लगेगा और आर्यन के पास वक्त की कमी थी। सप्तचक्र महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आधे महीने में शुरू होने वाली थी, तो इस दौरान आर्यन को अपनी तैयारी करनी होगी। उसने अभी तक कोई भी इमोर्टल रूट फ्यूज नहीं की थी, और इसका साफ मतलब था कि वो अगले स्तर पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। आर्यन ने अपने कक्ष से बाहर निकलकर एक गहरी सांस ली और रात के आसमान को देखते हुए थोड़ा सा सुकून महसूस किया। प्रांगण में आर्यन अकेला था। वेदिका भी पिछले कुछ दिनों से अपने कक्ष में बंद थी और लगातार औषधि कौशल का अभ्यास कर रही थी। तिम्रा और गौरांग कहीं गायब थे। शायद वो दोनों भी अपने अपने युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे होंगे। उसी समय मेघना प्रांगण में आए। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या कोई खबर मिली? मेघना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, दक्षिणी क्षेत्र से अभी तक कोई भी नक्षत्र नगर में नहीं दिखा है। मैं कल और लोगों को भेजूंगी खोजबीन के लिए। आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। अब तक वो नहीं पहुंचे। वक्त बीतता जा रहा है। परीक्षा कुछ ही दिनों में है। अगर वो नहीं आए तो इस पूरे समय में उसे मेघा, हातिम और बाकी सब लोगों की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। उन्हें लगभग 1 महीने पहले ही नक्षत्र नगर में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब परीक्षा में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और वो अब तक नहीं पहुंचे थे। रूबी, वानी, तुम लोग ठीक तो हो? चारों वॉरगॉड, मेघा, तुम सब आखिर कहाँ हो? आर्यन को उनकी चिंता सता रही थी कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। वो चिंतित था कि कहीं अमर महल दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लोगों के खिलाफ कोई चाल नहीं चल रहा हो। उसे डर था कि वादान और शरभंग ने उनके खिलाफ कोई चाल न चली हो। अमरद्वीप में कदम रखने के साथ ही वह समझ गया था कि अमर महल का अस्तित्व कितना शक्तिशाली था। चारों तरंग महाद्वीप मिलकर भी उनके सामने चींटी के समान थे। अतिरिक्त शक्तियों के तौर पर उनके पास बहुत से ताकतवर योद्धा थे जो कभी किसी के सामने नहीं आते थे। बस इतना ही नहीं, सप्तचक्र महाविद्यालय को भी वही चलाते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण अमरद्वीप की ताकत के साथ उनका अस्तित्व अमर माना जा सकता है। अगर उन्होंने दक्षिणी तरंग महाद्वीप के खिलाफ कोई कदम उठाया तो संपूर्ण तरंग महाद्वीप को केवल 2 क्रोन एल्डर्स ही तबाह कर सकते थे। कोई भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। मेघना ने कहा, चिंता मत करो, शायद वो अब भी रास्ते में हैं। आर्यन ने कहा, मुझे भी आशा है कि वो वहीं होंगे। दादाजी, आप सब ठीक तो है? तारों से भरे आसमान को देखते हुए आर्यन थोड़ा भावुक हो गया था। मेघना ने आर्यन को देखा और उसे वहीं छोड़कर प्रांगण से बाहर निकल गई।
आर्यन ने अपने मन में पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज, रूहानी योद्धाओं की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उन्हें दक्षिण तरंग महाद्वीप भेजकर एक नज़र डालनी होगी। पूर्वज रुद्रदेव की रहस्यमयी हंसी गूंजी, सब तैयारी हो चुकी हैं। सभी रूहानी योद्धा उद्यमवीर स्तर पर पहुंच चुके हैं और एक योद्धा पर मैंने पूरे 5 स्वर्ण ताराओं को खर्च किया है, उसकी ताकत शून्यवीर स्तर पर पहुंच चुकी है। आर्यन चौंक गया, क्या सभी उद्यमवीर स्तर पर पहुंच चुके हैं और एक शून्यवीर स्तर पर? ये तो बेहद शानदार है। पूर्वज रुद्रदेव गर्व से बोले, बिल्कुल, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम और स्वर्ण तारा लाओ तो मैं इन्हें शून्यवीर, फिर स्वर्णवीर और मूलवीर स्तर पर भी पहुंचा सकता हूं, तब यह अजेय बन जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं जबरदस्ती तुम्हारी इच्छा को इनके शरीरों में समाहित कर दूंगा, फिर ये सिर्फ तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। 1000 रूहानी योद्धाओं को काबू करना आसान नहीं था, क्या हो अगर वो उसके खिलाफ बगावत कर दे तो? लेकिन इसका फैसला रुद्रदेव ने आर्यन के ऊपर छोड़ दिया था। आर्यन ने कहा, शुक्रिया पूर्वज। पूर्वज रुद्रदेव जोर से हंस पड़े और बोले, तुम कब से इतनी औपचारिकता दिखाने लगे? फिर उन्होंने उत्साहित होकर कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि कौन पहले शून्यवीर स्तर पर पहुंचा है? आर्यन तुरंत बोला, चलो देखते हैं। इसके बाद पूर्वज रुद्रदेव ने अपनी शक्ति को सक्रिय करके डेथ गॉड सील से एक रूहानी योद्धा को बाहर निकाला। वो योद्धा जैसे ही बाहर आया, उसने आर्यन के सामने सिर झुकाते हुए कहा, मास्टर, अजराल आपकी सेवा में हाजिर है। आर्यन ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुमने सच में शून्यवीर स्तर को हासिल कर लिया है? अजराल ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, जी। आर्यन ने कहा, अब दक्षिण तरंग महाद्वीप की तरफ जाओ, मुझे जानना है कि मेरे दादाजी और बाकी सब लोग कैसे हैं। ध्यान रखना, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। अजराल तुरंत बोला, सेवक आदेश का पालन करेगा। इतना कहकर वह एक रोशनी में बदलकर गायब हो गया। क्या गजब की गति है, आर्यन चकित रह गया। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, उसकी गति अद्वितीय है, तुम्हारे और उसके बीच जमीन और आसमान का अंतर है। ओह हाँ, क्या तुम अपनी स्पेस रिंग में पड़ी अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट को विलय नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो इसे मुझे दे दो। आर्यन ने तुरंत कहा, भला मैं इसे विलय किए बिना रह भी कैसे सकता हूँ? अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट अद्वितीय थी। इस इमोर्टल रूट की सबसे खास बात यह थी कि यह असीम अमर ऊर्जा प्रदान करती थी। आर्यन ने अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट को देखा और गहरी सांस लेते हुए सोचा, भले ही ये लेवल 1 ही इमोर्टल रूट है, पर इसे फ्यूज करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जैसे ही उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया, सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, क्या तुम अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट को फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन ने तुरंत कहा, हाँ। फ्यूजन शुरू हो चुका है। इसी के साथ आर्यन की स्पेस रिंग से अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट गायब हो गई और उसकी चेतना में एक जोर का झटका लगा। एक अजीब शक्ति आर्यन के हर एक अंग और हड्डी में बहने लगी। ये शक्ति इतनी प्रचंड थी, मानो बाढ़ का सैलाब उसके शरीर में समा रहा हो। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, आर्यन खुद को संभालो। इमोर्टल रूट के साथ सम्मिलन पीड़ादायक होता है क्योंकि ये शरीर को बदलने में मदद करता है। यह आपके अस्तित्व का हिस्सा बनता है और यह प्रक्रिया तकलीफदेह हो सकती है। इस दुनिया में आर्यन बहुत सी चीज़ों से डरता था, लेकिन दर्द से नहीं। जैसे जैसे वो शक्ति उसके अंगों और हड्डियों से टकराती रही, असहनीय पीड़ा उठने लगी। लेकिन आर्यन के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था, उसे सिर्फ रोमांच महसूस हो रहा था। आशा है कि यह वही होगा जैसा वर्णित किया गया है, अमर ऊर्जा का असीम स्रोत। अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं जल्दी ही फ्लेम ड्रैगन गॉड तकनीक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। आर्यन के चेहरे पर उत्साह की चमक थी। इस तकनीक को केवल एक बार सक्रिय करने के लिए 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स की जरूरत थी। वर्तमान में उसके पास केवल कुछ हजार पॉइंट्स थे, जिससे यह प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती, लेकिन अब वो इंतजार नहीं कर सकता था। आर्यन को जल्द से जल्द शक्तिशाली बनने की जरूरत थी। उसे तो अभी ये भी नहीं पता था कि व्यासदेव कहाँ है और किस हाल में है। केवल उन्हीं की मदद से वो अमर महल के बारे में जानकारी जुटा सकता था। आर्यन का शरीर लगातार झटकों के साथ फटता जा रहा था, उसके माथे पर पसीना बह रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक एक तेज गूंज के साथ उसकी चेतना के सागर में एक नारंगी फूल दिखाई दिया। ये किसी दिव्य रत्न जैसा चमक रहा था। वह हल्की अमृत ऊर्जा छोड़ रहा था जो मन को सुकून दे रही थी। बधाई हो, अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट का फ्यूजन सफल हो चुका है। तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम सूचना, स्तर नहीं बढ़ सकता। सिस्टम सूचना, स्तर बढ़ाने के लिए दूसरी श्रेणी की इमोर्टल रूट को फ्यूज करना होगा। अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट पहली श्रेणी की थी। यदि आर्यन को ब्रेक थ्रू करके उद्यमवीर स्तर हासिल करना था तो इसके लिए उसे दूसरी श्रेणी की ही इमोर्टल रूट फ्यूज करनी होगी, और यह नियम हर किसी के लिए लागू होता था। आर्यन पहले से ही इस बारे में जानता था, तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत इसके गुणों की जांच करने लगा। वस्तु, अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट। स्तर, प्रथम श्रेणी। गुण, अंतहीन अमर ऊर्जा।
विवरण 1, यह इम्मोर्टल रूट शरीर को लगातार अमृत ऊर्जा प्रदान करती है। साथ ही शरीर के सभी हिस्से इस ऊर्जा को अवशोषित कर अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। विवरण 2, जब अमर ऊर्जा पॉइंट्स में गिरावट आएगी तो ये शरीर में ऊर्जा बंद कर आपके अमर ऊर्जा पॉइंट्स को भरने में मदद करेगी। विवरण 3, उच्च स्तरीय इम्मोर्टल रूट में और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हाँ, यह अद्भुत है, आर्यन ने खुश होकर कहा। जैसा सोचा था ये सच में अंतहीन अमर ऊर्जा का स्रोत है। फ्यूजन खत्म होने के साथ ही वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में छिपे 8 क्रिम्सन ड्रैगन एक सुखद गर्जना कर रहे थे। वो उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी ऊर्जा की जरूरत थी। हालांकि अब इस अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट के साथ वो लगातार पोषित होते रहेंगे, इसकी खुशी उनकी गर्जना में साफ महसूस की जा सकती थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्या यह 8 क्रिम्सन ड्रैगन और भी शक्तिशाली हो सकते हैं? इन ड्रैगनों के पास पहले से ही अद्वितीय रक्षा शक्ति थी। क्या होगा अगर यह और विकसित हो जाएं? आर्यन के पास ऐसी खतरनाक रक्षा शक्ति होगी जिसे वादान जैसा एक स्वर्गवीर भी नहीं भेद पाएगा। हाँ, आर्यन जोर से हंसा। ये इम्मोर्टल रूट सचमुच अनोखी है। फिर उसने रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज क्या आप भी इसकी ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए इसे अवशोषित नहीं कर सकता। लेकिन वो अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट की शक्ति को भली भांति महसूस कर सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर मुझे पता होता कि यह इतनी शक्तिशाली है तो मैं इसे चुपके से खा जाता। तब शायद मैं भी स्वर्गलोक में उड़ता फिरता। उन्होंने लंबी सांस ली। हालांकि वह आर्यन के लिए भी खुश थे कि उसने सफलतापूर्वक इस अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट के साथ संयोजन कर लिया था। आर्यन ने पूछा, पूर्वज इस इम्मोर्टल रूट को और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? ये इम्मोर्टल रूट सिर्फ प्रथम श्रेणी की थी। यदि वो इससे और अधिक अमर ऊर्जा चाहता था तो इसे और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत थी। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, यह साधना की तरह ही है। तुम्हें बस इसकी क्षमता को बार बार उत्तेजित करना होगा और इसकी शक्ति को सीमाओं तक धकेलना होगा। मानता, उन्होंने जोड़ा, मैं हूं कि तुम्हारी ये इम्मोर्टल रूट बेहद शक्तिशाली है, लेकिन ये उतनी ही बेकार भी है। इसमें कोई आक्रमण शक्ति नहीं है, ना ही ये तुम्हें कोई सहायक शक्ति दे सकती है। ये केवल तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इम्मोर्टल रूट्स मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, आक्रमण और सहायक रूट। ब्लेड, स्वॉर्ड, पंचतत्वीय शक्ति वाली रूट, रक्षक रूट आदि आक्रमण प्रकार की इम्मोर्टल रूट होती हैं। ये हमला करने और हमलों से बचने में मदद करती हैं, जबकि जड़ी बूटियों से मिलने वाली रूट सहायक प्रकार की रूट होती हैं। ये औषधि बनाने, अस्त्र निर्माण और ऊर्जा संचरण जैसे कार्यों में मदद करती हैं। लेकिन अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट सिर्फ अमर ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके अलावा इसका कोई अतिरिक्त उपयोग नहीं था। हालांकि दूसरों के लिए ये इम्मोर्टल रूट ज़्यादा उपयोगी ना लगती हो, परंतु आर्यन जैसे व्यक्ति के लिए, जिनके ऊर्जा चक्र नष्ट हो चुके हों, ये वरदान से कम नहीं थी। एक कल्टीवेटर के लिए ऊर्जा चक्र फेफड़ों की तरह थे और ऊर्जा सांस के लिए जरूरी हवा की तरह। बिना ऊर्जा चक्र के आप ऊर्जा अवशोषित नहीं कर सकते, और जब आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो आप शक्तियाँ कैसे हासिल करेंगे? कुछ सालों पहले आर्यन की पंसलियाँ इसीलिए तोड़ी गई थी ताकि उसके ऊर्जा चक्र को बर्बाद किया जा सके। लेकिन ये सौभाग्य था कि आर्यन के पास सिस्टम था और वह पॉइंट्स की मदद से आज यहाँ तक पहुँच पाया। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। जहाँ तक लड़ने की बात है, वो काम मेरे लिए पूर्वज संभाल लेंगे। हा, पूर्वज रुद्रदेव ने भी हंसते हुए कहा, तू बड़ा शैतान है। अचानक आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रात का सन्नाटा भंग हो गया। बिजली की चमक ने पूरे आसमान को झकझोर दिया था। आर्यन ने छत की ओर देखा और झुंझलाते हुए कहा, इतनी रात गए कौन पटाखे फोड़ रहा है, वो भी इतने तेज धमाके के साथ? आर्यन को कुछ मालूम नहीं था ये किस चीज की आवाज थी और क्या था। उसने करवट बदली और आराम से सोने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहां आर्यन सो रहा था, वहीं दूसरी ओर नक्षत्र नगर के लोग भयभीत हो गए। आसमान हर दिन की तरह साफ था, पर आज एक अजीब सी रोशनी पूरे आसमान को ढक रही थी। बीच बीच में तेज बिजलियां भी कड़क रही थी। सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग भी चौकन्ना हो गए थे और अमर महल में भी हलचल मच गई। आखिर ये हो क्या रहा है? आसमान ऐसा क्यों है? लगता है जल्द ही कोई अशुभ घटना घटने वाली है। अमर महल के मुख्य हॉल में बुजुर्ग सर्गेश्वर के चेहरे पर चिंता झलक रही थी और उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। ये राक्षस का संकेत है या किसी डीमन स्लेयर का जन्म हुआ है? वह परेशान थे क्योंकि इस बार यह अशुभ घटना कहीं और नहीं बल्कि अमृतद्वीप में हुई थी। केवल इतना ही नहीं, जहां तक उनका अंदाजा था, ये नक्षत्र नगर के आसपास ही कहीं हुई थी। नक्षत्र नगर पूरे अमृतद्वीप का कोर था। यदि किसी राक्षस ने इसे तबाह कर दिया तो ये पूरे अमृतद्वीप को तबाह करने जैसा होगा। इसीलिए वो इतना परेशान दिख रहे थे। सैकड़ों हजारों वर्षों पुरानी राक्षसी सीलें टूट चुकी थी। केवल एक राक्षस पूरे नक्षत्र नगर को नष्ट करने के लिए काफी था।
तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि सभी राक्षसों की उपस्थिति में क्या होगा। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने नियति देखी थी और नियति के अनुसार इन राक्षसों की आपदा को सिर्फ एक डीमन स्लेयर ही खत्म कर सकता था। अगर उन्हें कोई डीमन स्लेयर नहीं मिला तो ये घटना जल्दी ही विनाश का रूप लेगी और हर जगह तबाही मचा देगी। एक क्राउन एल्डर ने कहा, बुर्जुग, नक्षत्र नगर के 10,000 मील के दायरे में कोई भी सीलिंग संरचना नहीं है। मुझे नहीं लगता ये किसी राक्षस की उपस्थिति के कारण है। शायद ये स्वर्ग द्वारा पोषित एक इमोर्टल रूट हो सकती है। हाँ, भले ही ये इमोर्टल रूट ना हो, लेकिन इसका लेना देना राक्षसों से भी नहीं है। मैंने रास्ते में आते वक्त कोई भी राक्षसी शक्ति महसूस नहीं की। लेकिन अगर यह कोई राक्षस हुआ तो क्या? डीमन स्लेयर अब तक प्रकट नहीं हुआ है। हम इससे कैसे निपटेंगे? डर किस बात का है? क्या हम घास पात खाते हैं? अगर हमारे पूर्वज इन राक्षसों को सील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें उनसे डरने की जरूरत क्यों है? हमारे पूर्वजों ने उन्हें सील किया, लेकिन उनमें से अधिकतर राक्षस सिंह वंश के लोगों द्वारा सील किए गए थे। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि सिंह वंश के लोग उन्हें बस सील क्यों करते थे, मारते क्यों नहीं? मुझे लगता है कि सिंह वंश के लोगों के पास उतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें मार सकें, इसलिए वो उन्हें सील कर देते होंगे। ये बहस का समय नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस आसमानी घटना का कारण पता लगाया जाए। मुझे लगता है कि यह डीमन स्लेयर से संबंधित हो सकता है डीमन स्लेयर प्रकट होने वाला हो। डीमन स्लेयर की बात से मुझे याद आया कि सुप्रीम मास्टर रुद्रसेन ने नक्षत्र नगर में नीलामी संग्राम वाले दिन सब लोगों के सामने एक प्रतिभाशाली युवक का नामांकन विशेष छात्र सूची से रद्द कर दिया। इसे आप क्या कहेंगे? सुप्रीम मास्टर कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं है क्या? बिल्कुल सही, सुप्रीम मास्टर रुद्रसेन हमेशा से ही घमंडी रहे हैं। उन्होंने तो क्राउन एल्डर के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया था। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। क्या वो फिर से अमर महल का अपमान करना चाहते हैं? अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो वो सचमुच ये सोचने लगेंगे कि हमारा अमर महल घास पात खाता है। जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, विषय भटकता गया और सभी क्राउन एल्डर्स दूसरी बातों पर चर्चा करने लगे। तभी बुजुर्ग सर्गेश्वर ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बकवास करने और शोर मचाने के लिए नहीं बुलाया है, और रुद्रसेन का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। उसी समय एक तेज रोशनी हॉल में आई। ये शून्य शिकारी दल का एक योद्धा था। वह झुकते हुए बोला, महाराज, मैंने पता लगाया है कि इस घटना का लेना देना नक्षत्र नगर से 8,000 मील दूर एक बड़ी पर्वत श्रृंखला से है। इस पर्वत श्रृंखला को थंडर पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये हर दिन बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के कारण गूंजती रहती है, पर आज गड़गड़ाहट विशेष रूप से तीव्र है। इसके अलावा ऐतिहासिक अभिलेखों के मुताबिक उस थंडर पर्वत श्रृंखला में कभी भी किसी राक्षस को सील नहीं किया गया है, तो ये राक्षसों के सील तोड़ने की संभावना को नकारता है। ये सुनकर कक्ष में बैठे सभी क्राउन एल्डर्स ने राहत की सांस ली। कई लोग मुस्कुराते हुए बोले, हा हा हा, मैंने कहा था ये किसी राक्षस का प्रकट होना नहीं है। सही कहा, अगर यह कोई राक्षस होता तो अमर महल के इतने नजदीक नहीं आता। अरे, अभी तक तो आप लोग ऐसा नहीं कह रहे थे। एल्डर तमीम, आपका मतलब क्या है? क्या मतलब? क्या मैं गलत हूँ? अभी तो आप सब डर से थर थर कांप रहे थे। आप खुद डरपोक हैं। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, बस बहुत हुआ। तुरंत हॉल में सन्नाटा छा गया। सर्गेश्वर ने पूछा, क्या तुमने पूरी तरह से जांच कर ली है? शून्य योद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, पूरी तरह से जांच की गई है। ये निश्चित रूप से एक राक्षस द्वारा सील तोड़ने का मामला नहीं है, जब तक कि। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, जब तक क्या? शून्य योद्धा ने कहा, जब तक कि यह राक्षस ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज ना हो। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सभी सील किए गए राक्षसों की जानकारी दर्ज की गई थी, ताकि भविष्य में उनकी सील टूटने की स्थिति में सावधानी बरती जा सके। अगर ऐसा है तो सभी वापस जा सकते हैं। और हाँ, भले ही नक्षत्र नगर में राक्षस प्रकट नहीं हुआ है, परंतु राक्षसी ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। पश्चिम में राक्षसी ज्वाला भयंकर रूप से जल रही है और मुझे डर है कि ये जल्द ही हम तक भी पहुंच जाएगी। अभी के लिए तुम्हारे पास बस एक काम है, डीमन स्लेयर को जल्द से जल्द ढूंढना, समझे? बुजुर्ग सर्गेश्वर की आवाज में सख्ती थी। सभी एल्डर्स ने एक स्वर में कहा, समझ गए। राक्षस एक एक कर अपनी सील की जंजीरों को तोड़ रहे थे और पश्चिम दिशा में जलती हुई राक्षसी ज्वाला दिन बाद दिन प्रचंड होती जा रही थी। यदि डीमन स्लेयर को वक्त रहते नहीं ढूंढा गया तो संभव है कि जल्द ही तरंग महाद्वीप, अमृतद्वीप और आसपास की जितनी भी जगह थी सब नष्ट हो जाएंगी। नोट: पश्चिमी दिशा से यहाँ पूरी धरती की दिशा से मतलब है। अगली सुबह शिवगिरी वासिका अभी खुली भी नहीं थी कि कुछ जानवरों की खाल पहने मजबूत कदकाठी के लोग अंदर घुस आए। बलभद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उससे रुके नहीं। भाई भाई भाई, कुछ भयंकर घटित हुआ है। ये वनलोक क्षेत्र का यंग लॉर्ड अंशुमान था। वो वासिका के पीछे के प्रांगण में दौड़ता हुआ चिल्लाया, भाई आप कहाँ हैं? सुबह सुबह इतना शोर कौन मचा रहा है?
गौरांग अंगड़ाई लेता हुआ अपने कक्ष से बाहर आया। इन दिनों वह पागलों की तरह प्रशिक्षण कर रहा था और हर रात वो थककर चूर हो जाता था। गौरांग, आर्यन भाई कहाँ हैं? अंशुमान ने कहा, तुम इस वक्त सो रहे हो। तुम लोग वाकई, तुम्हें पता नहीं है कि रात में क्या हुआ। तभी आर्यन भी अपने कक्ष से बाहर आया और बोला, क्या हुआ? अंशुमान ने आर्यन को देखा और तुरंत खुश होते हुए बोला, एक अद्भुत घटना घटी है। कल रात थंडर पर्वत श्रृंखला में एक तीव्र हलचल हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक अद्वितीय इमोर्टल रूट के जन्म के कारण है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक विशाल राक्षस ने सील तोड़ दी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक डीमन स्लेयर नामक परीक्षा होने वाली है। अंशुमान ने एक सांस में सब कुछ बता दिया। वो नक्षत्र नगर में लंबे वक्त से नहीं था, लेकिन विनलोक का यंग लॉर्ड होने के नाते उसके लिए ऐसी खबरें जानना कठिन नहीं था। जैसे ही उसे ये खबरें मिली, वो तुरंत आर्यन को ढूंढता हुआ आ गया। आर्यन बुदबुदाया, डीमन स्लेयर परीक्षा, इसका मुझसे क्या लेना देना? आर्यन मुड़कर अपने कक्ष की ओर वापस जाने लगा। तुम जाओ, मुझे अभी सोना है। अंशुमान ने उसे पकड़कर खींचा और कहा, भाई क्या आप एक डीमन स्लेयर नहीं बनना चाहते? डीमन स्लेयर बनकर दुनिया को विनाश से बचाना, यही तो एक नायक का कर्तव्य है। और क्या सप्तचक्र महाविद्यालय में दाखिला लेने का यही कारण नहीं है? आर्यन ने अंशुमान के जोशीले चेहरे को देखा और कहा, मुझे कोई डीमन स्लेयर नहीं बनना है। अंशुमान ने कहा, तो फिर आप सप्तचक्र महाविद्यालय में क्यों दाखिला ले रहे हैं? आर्यन हंसते हुए बोला, बस यूं ही। हा हा हा। आर्यन जोर से हंसते हुए बोला, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन मुझे इन खगोलीय घटनाओं या किसी डीमन स्लेयर में कोई रुचि नहीं है। आर्यन सप्तचक्र महाविद्यालय में केवल 2 उद्देश्यों से जाना चाहता था। एक तो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए और दूसरा फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। इसके अलावा वो एल्डर व्यासदेव को भी बचाना चाहता था, लेकिन डीमन स्लेयर बनने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। तभी आर्यन का दिमाग थोड़ा ठहरा। वो बुदबुदाया, डीमन स्लेयर, राक्षस, 18 स्तरीय नर्क। अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने तुरंत अंशुमान से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि वहां किसी राक्षस ने सील तोड़ दी है? अंशुमान, जो थोड़ी देर पहले हताश दिख रहा था, आर्यन की इस दिलचस्पी को देखकर जोश में आ गया। वो तुरंत बोला, हाँ, ये बात मैंने अमर महल से सुनी है। कहा जा रहा है कि शायद वहां किसी राक्षस ने अपनी सील तोड़ी है। तो जो भी इस राक्षस को मार देगा वो पहला डीमन स्लेयर बनेगा। अंशुमान की आंखें चमक रही थी। एक नायक बनना उसका बचपन का सपना था। वो डीमन स्लेयर भी इसीलिए बनना चाहता था। आर्यन कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, गौरांग, तैयारी करो। तिम्रा, अपनी मालकिन से कहो कि वो तैयार हो जाए। इस बार कुछ बड़ा करना है। आर्यन का उत्साह चरम पर था। उसे डीमन स्लेयर बनने की इच्छा नहीं थी, ना ही नायक बनने की। उसे तो बस 18 स्तरीय नर्क को ठीक करना था। पहले स्तर में उसने दानुज राक्षस को कैद किया था, जिसकी शक्ति अद्वितीय थी। दूसरे शब्दों में कहें तो दानुज राक्षस के रूप में उसके पास एक अतिरिक्त ताकत थी, जो उसके एक बार बोलने पर किसी को भी खत्म कर सकता था। अगर वो ऐसे ही कुछ राक्षसों को और 18 स्तरीय नर्क में कैद कर ले तो शायद ही पूरी दुनिया में उसे कोई ताकत झुका सकती थी। ये ख्याल भर ही उसके शरीर में जोश भरने के लिए काफी था। उसी समय मेघना जल्दी जल्दी प्रांगण में आई और गुस्से से बोली, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे क्या? आर्यन और अंशुमान दोनों चौंक गए। अंशुमान ने हिम्मत करते हुए पूछा, कौन कहता है कि हम नहीं जा सकते? मेघना ने सख्त लहजे में कहा, मैं कहती हूँ। अंशुमान ने तुरंत चुप्पी साध ली और आर्यन के बगल में खड़ा हो गया। मेघना ने सीधे कहा, मैंने इस घटना के बारे में सुना है। ये बहुत खतरनाक है। थंडर पर्वत में राक्षस हो या ना हो, परंतु वहां जाने वाले सभी योद्धा बेहद खतरनाक होंगे। तुम लोग हाल ही में हुई नीलामी में बहुत से दुश्मन बना चुके हो। ऐसे में बाहर जाना आत्मघाती होगा। मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगी। मेघना एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार कर रही थी। असल में आर्यन के बहुत से दुश्मन थे जो बस उसे मारने की ताक में बैठे थे। हर्षवंश परिवार, शिवांश परिवार, कॉलेजवाला संघ, 9 प्रमुख व्यापारी संघ, सप्तचर्क महाविद्यालय के मास्टर्स, प्रधानाचार्य सूर्य प्रताप, ये सभी बेहद खतरनाक अस्तित्व रखते थे और सब आर्यन के खून के प्यासे थे। अगर इनमें से किसी को थोड़ी सी भी भनक लगी कि आर्यन थंडर पर्वत की ओर जा रहा है, वो भूखे भेड़ियों की तरह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। मेघना आर्यन के लिए बेहद चिंतित थी। जब तक कि आर्यन सप्तचर्क महाविद्यालय में नहीं चला जाता, उसने ये फैसला किया था कि वो भी वासिका से बाहर नहीं जाएगी। आर्यन ने मजाकिया अंदाज में कहा, दीदी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक मैंने दूसरों को हराया है, मुझे हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अंशुमान ने भी तुरंत कहा, मेघना दीदी, आप निश्चिंत रहें, मैं साथ में हूँ। तो आर्यन भाई को कौन छू सकता है? मेघना ने